So let's move ahead with OECD principle of COGO. OECD principle of COGO के टोटल कुछ 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. सो सबसे पहले बोल रहा है दैट इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिसमें वो बात कर रहा है परफॉर्मेंस, मार्केट इंटीग्रिटी की, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंट देखना, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, सुपरवाइजरी रेगुलेटरी, क्रॉस बॉर्डर एंड कॉपरेशन शुड बी एनहांस्ड. तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, चांसेस बहुत कम है पूरा क्वेश्चन आने के लिए, और आधा करके इसको दे नहीं सकते कि इसके बारे में ही बताओ. तो बेसिकली इतना याद रखना कि अगर बाय चांस ये आता भी है तो कुछ भी घुसाना है, खाली पॉइंटर्स याद रखने हैं. सबसे पहले ये बात कर रहा है इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव एंड कोगो फ्रेमवर्क की, कि आप बेसिस कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को आप इफेक्टिव रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, डिस्क्लोजर रखो, मार्केट मैनिपुलेशन मत करो, मार्केट इंटीग्रिटी रखो, स्टॉक मार्केट को रेगुलेशन करो, सुपरवाइजरी रेगुलेटरी, क्रॉस बॉर्डर के लिए क्या करो, दैट इज हाउ. Then the next one is the right and equitable treatment of shareholders and key ownership function, की जो शेयर होल्डर्स है उनका राइट बनता है उनको इक्विटेबल ट्रीटमेंट दो. कैसे दोगे? तो शेयर होल्डर राइट, शेयर होल्डर्स को सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड रखो, उसको मार्केट मैनिपुलेशन करके उसको उसके पैसों से मत खेलो, शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी दो कि वो पार्टिसिपेट कर पाए, वोट कर पाए, इन्फॉर्मेशन दो उसको मीटिंग का कि डेट, लोकेशन क्या है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन इन टू द बोर्ड इन द मीटिंग, उसके व्यूज को समझो थ्रू वोट्स एट शेयर होल्डर मीटिंग. तो दिस इज हाउ they are talking about the rights and equitable treatment of shareholders. Equitable treatment of shareholders की जब आप बात करते हो, राइट दे रहे हो आप शेयर होल्डर को, तो आप किस तरह से दोगे ना, आप इसी तरह से दे सकते हो. फिर और क्या बोला है दैट शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स शुड बी अलाउड टू कंसल्ट विद ईच अदर ऑन इश्यूज कंसर्निंग देयर बेसिक शेयर होल्डर राइट. अब इसमें ना क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट OECD principle of COGO has focused or given the light on the rights and equitable treatment of shareholders and key ownership function. जब राइट ऑफ शेयर होल्डर बोल दिया, मतलब जितने राइट्स ऑफ शेयर होल्डर पता है ना उतने सारे लिख देना, ठीक है. शेयर होल्डर कैरी द सेम राइट एज इन्वेस्टर, तो इन्फॉर्म करो अबाउट द कैरी द सेम राइट, शेयर्स शुड कैरी द सेम राइट. ऑल इन्वेस्टर बेसिकली इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए अबाउट द राइट्स अटैच टू ऑल सीरीज एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स बिफोर दे परचेज करने के पहले पता चलना चाहिए. फिर आरपीटी के बारे में एक्सप्लेन कर दो. उसके बाद है माइनॉरिटी शेयर होल्डर शुड बी प्रोटेक्टेड. कॉर्पोरेट कैसे कंट्रोल कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में बता दो. एंटी टेक ओवर devices should not be used to shield management and the board from the accountability. उसके बाद यहाँ पर आ जाता है थर्ड पॉइंट विच इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट एंड अदर इंटरमीडिएट. सो अगर अभी मैं देखूँ OECD प्रिंसिपल्स के बारे में, तो 2 पॉइंट हमने पढ़ा है. 2 पॉइंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंश्योरिंग द बेसिस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को आप इफेक्टिव रखो. सेकंड हमने पढ़ा था राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शन. तो सिर्फ राइट इतना है, देखो शेयर होल्डर राइट्स इतना, इसमें कोगो फ्रेमवर्क सिर्फ इतना. फिर अब थर्ड वाला है विच इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट एंड अदर मीडिएट्स. तो जो आता है लिख देना, सिंपल सी बात है. Institutional investor acting in a fiduciary capacity should disclose their corporate governance also. Now, vote should be cast by custodians in line with the directions. फिर how they manage material conflict of interest. तो फिर अब ये जो भी होते हैं जो लोग, जैसे प्रॉक्सी एडवाइजर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, इनको ही तो इंटरमीडिएट ही बोलते हैं. इनको मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है. और ये लोग जो है प्रॉक्सी एडवाइजर्स, एनालिस्ट, ब्रोकर्स, रेटिंग एजेंसीज एंड अदर दैट प्रोवाइड एनालिसिस और एडवाइस रिलेवेंट टू द डिसीजन बाय इन्वेस्टर, इनको डिस्क्लोज करना है एंड मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, इनको डिस्क्लोजर देना है अच्छा खासा, ये इंटरमीडिएट्स को डिस्क्लोजर देना है. उसके बाद स्टॉक मार्केट प्रोवाइड फेयर एंड एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी टू हेल्प द प्रमोट एंड इफेक्टिव कोगो. उसके बाद आता है द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कोगो. अभी तक किसका किसका रोल आया बेटा, अभी तक किसका किसका है. एक तो इंस्टीट्यूशनल, देखो मेरे को मेरी बात समझो. सबसे पहले कोगो फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है, इफेक्टिव कोगो फ्रेमवर्क. सेकंड हमने बोला वो शेयर होल्डर के राइट्स के बारे में बात किया. थर्ड हमने बात की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट एंड अदर इंटरमीडिएट्स के बारे में. अब हम बात करें स्टेक होल्डर के रोल के बारे में कि स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है इसके अंदर. तो राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड वेर प्रोटेक्टेड बाय लॉ. अगर राइट्स उनके ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय लॉ है तो अपॉर्चुनिटी दो कि रिड्रेस फॉर वायलेशन ऑफ देयर राइट. अगर कोई रिड्रेशल सिस्टम रखो, जैसे सेबी ने स्कोर्स रखा है. इन्फॉर्मेशन दो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दो टाइमली बेसिस पे. स्टेक होल्डर जो है फ्रीली कम्युनिकेट करना चाहिए, दे आर कंसर्न अबाउट इलीगल एंड एथिकल
एंड एथिकल प्रोसेस। उसके बाद है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी वेरी इजी दैट फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर के बारे में बताना है, खुद से बता देना, अब इतना नहीं पढ़ा रही मैं, बट इसके पॉइंट जो है वो एक बार देख लेना। रेम्यूनरेशन के बारे में बात किया है इसने, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में, फोर्सेबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज इन अ क्वालिटी स्टैंडर्ड वे। एनुअल ऑडिट के बारे में फिर ये सारी चीज़ें बात की गई है, तो इस तरह से ही आप इसको लिख सकते हो। पूरा पढ़ना तो बस की बात ही नहीं है किसी के। फिर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी तक, अगेन मुझे ये बताना। सबसे पहले हमने कोगो फ्रेमवर्क देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा शेयर होल्डर के क्या राइट्स है। शेयर होल्डर के राइट्स देखने के बाद हमने क्या देखा बेटा, शेयर होल्डर की राइट्स देखने के बाद हमने देखा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के बारे में, स्टॉक इंटरमीडिएरीज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने देखा रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर यहाँ पे आ गया कि बोर्ड का क्या रोल होगा। तो रोल बोर्ड का पता नहीं है क्या, इतनी बार पढ़ा है हमने। बोर्ड का पता है ना, क्या है कि गुड फेथ में काम करे, ड्यू डिलिजेंस करे, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स रखे, रिव्यू एंड गाइड करे, मॉनिटर करे चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मॉनिटर करे, मैनेज करे, इंश्योर करे इंटीग्रिटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना ही कुछ झूठा होना चाहिए, ना ही कुछ छूटा होना चाहिए, ओमिशन ऑफ स्टेटमेंट नहीं चाहिए। फिर है कम्युनिकेशन करो बराबर से। फिर है कि एक्सरसाइज करो ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर है सेटिंग अप स्पेशलाइज कमेटी, जैसे कि ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वही सब लिखा है अंदर, और कुछ नहीं है। बोर्ड मेंबर शुड हैव एक्सेस टू एक्यूरेट, रेलेवेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद आता है फिनिश वाला, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप इतना समझ में आएगा, बट बिफोर वी गो हेड फिर से एक बार पॉइंटर्स सुन लेना। जब हम ओईसीडी की बात करते हैं ना, तो इसमें टोटल कितने पॉइंट्स है देखना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चैप्टर्स है ना, मैंने इसमें बताया था आपको। टोटल 6 चैप्टर्स है, देखना 6 पॉइंट है इसके अंदर। तो 6 पॉइंट कौन कौन से है? सबसे पहले तो अपने को पता है कोगो फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई, कि इफेक्टिव कोगो फ्रेमवर्क के बारे में। सेकंड, शेयर होल्डर राइट्स के बारे में बात किया गया था। थर्ड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट एंड और कौन था, इंटरमीडिएरीज के बारे में बात किया था। फोर्थ पॉइंट था रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स के बारे में। फिफ्थ पॉइंट था डिस्क्लोजर्स के बारे में। सिक्स्थ पॉइंट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। खत्म, ये हो गया ओईसीडी खत्म। बाय फॉर नाउ।